नमस्कार साथियों, मैं ओम सिंह भाटी। आज जो अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका तीसरा वीडियो जो आज मैं यूट्यूब पर लाइव कर रहा हूं। और इस वीडियो के बाद में अगले जो भी वीडियो होंगे वो एप्लीकेशन के अंदर एक शॉर्ट कोर्स के रूप में अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इतना मेरे से भी डेडिकेशन नहीं रहता है। क्योंकि जहां आपसे कुछ मान लो कि कुछ पैसे जो भी 251 250 रुपये लिए जाते हैं, उसके बाद में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हर दिन एक वीडियो डालूं, एक दो वीडियो करवाऊं और बिल्कुल शॉर्ट के अंदर आपको पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 में से 15 क्वेश्चन करवाने की गारंटी देता हूं। बिल्कुल अच्छे से करेंगे। लेकिन आज एक जो तीसरा वीडियो है, अपन ने 2 वीडियो पहले जो करवाए थे उसके अंदर एल्केन को 2 वीडियो के अंदर ख़त्म कर दिया, और मैं कोशिश करूँगा कि एल्कीन को भी मैं 2 वीडियो के अंदर पूर्ण करने की कोशिश करूं। अब ये जो वीडियो है इसमें अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन, जो चैप्टर है उसका अगला टॉपिक है वो है एल्कीन। आप अपनी एक नोटबुक लेते रहना और इस नोटबुक के अनुसार आप लिख भी सकते हो। एल्कीन को आज पढ़ेंगे। एल्कीन एक प्रकार का, एल्कीन को अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है, एल्कीन जो है उस एल्कीन श्रेणी को अपन कह सकते हैं कि ये जो एल्कीन है वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अपन कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड ये हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें इस एल्कीन के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। किसके मध्य? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है, कि इस सूत्र की सहायता से अपन किसी भी एल्केन श्रेणी का या एल्कीन सदस्य का अपन उसका संरचना सूत्र या फिर उसका अणु सूत्र बता सकते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n। ये CnH2n इसका सामान्य सूत्र होता है जिसकी सहायता से अपन बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको पूछ लिया कि यहाँ पर आपको प्रोपीन बताना है। प्रोपीन बताने के लिए अब प्रोप का मतलब इसके अंदर कार्बन कितने आएंगे ये आपको ध्यान होना चाहिए। जनरल नॉलेज है, 6ठी सातों की बात है। प्रोप का मतलब कार्बन कितने होने चाहिए? 3 कार्बन होने चाहिए। 3 कार्बन में 2 कार्बन ऐसे होंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि इन लग रहा है इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा। तो आप 3 कार्बन बना दो और 3 में से किसी भी 2 के बीच में डबल बॉन्ड बना लो। ये दोनों के बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। फिर उसके बाद में इसकी संरचना को तो आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर n का मान कितना रखना है? 3 रखना है। 3 n का मान रखते हुए बना सकते हो C3। हाइड्रोजन का मान कितना है? 2 × 3। टोटल कितने हुए? C3H कितने हुए? 6 हुए। C3H6 ये किसका होता है? प्रोपीन का होता है। अब प्रोपीन के अंदर C3H6 होता है या नहीं होता है, तो ये आपने बना दिया। 3 कार्बन और तीनों के बीच में क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है। इस कार्बन की कितनी संयोजकता होगी? 2 तो हो रखी है, एक और आप बना लो इधर। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, 2 1 3 और एक और जोड़ दो 4। इसकी कितनी हो रखी? इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। इसकी कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। 1 ये, 2 ये, 3, 1 ये 4 और इसकी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये H और ये H। टोटल कितने हुए? 1 कार्बन, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन। ठीक है। अब 3 कार्बन तो ये C3 हो गया। हाइड्रोजन कितने? 3, 2 ये पड़े, 2 ये वाले, इस कार्बन वाले 5 और 1 इस कार्बन वाला 6। ये C3H6। इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी एल्कीन श्रेणी के सदस्य का जो है वो उसका आप अणुसूत्र बता सकते हो। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि एल्कीन को क्या कहते हैं? ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स भी कहा जाता है। एल्कीन को क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं एल्कीन को एलिफिन्स? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हैलोजन से क्रिया कर, ओलिफिन्स का मतलब होता है तेलीय पदार्थ जिसको कहते हैं। ये हैलोजन से क्रिया कर क्या बनाते हैं? ये हैलोजन से क्रिया कर क्या बनाते हैं? तेलीय पदार्थ बनाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स कहा जाता है। जब अपन ने एल्केन पढ़ा था, वहाँ लिखा था कि उनको पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स क्यों कहते हैं एल्केन को? क्योंकि वो उनके जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कम सक्रिय होते हैं। उसके बाद में अगली बात करते हैं कि एल्कीन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है, प्रथम सदस्य क्या था? अपन कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या था। अपन ने देखा कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन था। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए। 2 कार्बन वाला
इस श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। 2 कार्बन को कहते हैं एथ, तो यहाँ पर इसका प्रथम सदस्य जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एथीन आ जाएगा, जिसका सूत्र होता है C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको एथीन भी कहते हैं, ये इस श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। द्विबंध, अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। द्विबंध के कारण क्या होता है, द्विबंध के कारण ये क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। द्विबंध के कारण क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से सदस्य, एल्कीन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं द्विबंध की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये जो नॉर्मल बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको जनरल इंट्रोडक्शन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये गारंटी है कि वहाँ से क्वेश्चन जरूर छपेगा। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन द्विबंध की जो लंबाई होती है, डबल बॉन्ड की लंबाई होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई होती है, उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लंबाई होती है, किसके अंदर, एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक क्या होता है, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक सिग्मा बंध होता है। किसके अंदर, एल्केन के डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बंध होता है, और एक इसके अंदर क्या होता है, पाई बंध होता है। सिग्मा बंध भी पाया जाता है और एक पाई बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हो गया। कार्बन के डबल बॉन्ड के एक जो सिग्मा बंध होता है, सिग्मा बंध वो एक प्रकार का क्या होता है, प्रबल बंध होता है। क्या होता है, प्रबल बंध होता है, प्रबल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी एंथैल्पी है, जिसकी जो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, इसकी ऊर्जा होती है 397 किलो जूल प्रति मोल होती है एक सिग्मा बंड को तोड़ने के लिए। तो ये इसकी एंथैल्पी होती है 397 किलो जूल प्रति मोल होती है। उसके बाद में कार्बन कार्बन जो द्विबंध होता है उसके अंदर एक पाई बॉन्ड भी पाया जाता है। अब ये पाई बॉन्ड, अब यहाँ देखो ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो 2 कार्बन परमाणुओं में यहाँ पर जो ये संकरण भी आपका बनता है ना, जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड वाला, वहाँ पर sp2 संकरण होता है। ये भी आप छोटी सी बात है, उसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अतिव्यापन से कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किसमें, sp, 2 कक्षकों के अतिव्यापन से बनेगा वो वाला। और यहाँ पर पाइबंड जो बनता है वो 2 कार्बन परमाणुओं के 2p कक्षक होते हैं। 2 कार्बन परमाणुओं के जो 2p कक्षक होते हैं उसमें अब बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड है, इसलिए 2p कक्षकों के पास में जो आपका जो अतिव्यापन होता है वो अतिव्यापन आप संकीर्ण में पढ़ोगे, समपार्श्वीय अतिव्यापन के फलस्वरूप, समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है उसके फलस्वरूप। अब ये हाइब्रिडाइजेशन वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, उसको भी अपन अगर टाइम मिला तो करवा दूंगा मैं, और बहुत अच्छे से करवाऊंगा। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से करवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर क्या बनता है, समपार्श्वीय अतिव्यापन के फलस्वरूप एक दुर्बल पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। किसका बनता है, दुर्बल पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। और इसकी जो ऊर्जा होती है, बंध को तोड़ने के लिए, बंध एंथैल्पी कह सकते हैं अपन, 284 किलो जूल प्रति मोल होती है। ये एक यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ पूछा जा सकता है कि कार्बन कार्बन के द्विबंध में जो एकल बंध होता है वो प्रबल बंध होता है, और इसकी ऊर्जा कितनी होती है। पाई बंध होता है वो, उसका निर्माण कैसे होता है, 2p कक्षकों के समपार्श्वीय अतिव्यापन के फलस्वरूप एक दुर्बल पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, और इसकी जो आपकी ऊर्जा होती है वो इतनी होती है 284 किलो जूल प्रति मोल होती है। उसके बाद में कार्बन कार्बन जो द्विबंध बनता है, यहाँ पर क्या बना है, द्विबंध बना है, इसमें द्विबंध की जो लंबाई है वो कितनी होती है, द्विबंध की लंबाई कितनी होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। द्विबंध की जो लंबाई होती है वो कार्बन कार्बन द्विबंध की जो लंबाई होती है 1.3 पिकोमीटर होती है। और कार्बन कार्बन इसके अंदर जो एकल बंध होता है, कार्बन कार्बन जो एकल बंध होता है, जो सिग्मा बंध होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 पिकोमीटर होती है, 1.5 पिकोमीटर होती है। इस कारण ये दोनों लंबाइयों को आप ध्यान रखना, बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये छोटी सी नॉर्मल बातें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन के लिए आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो आता है एल्कीनों के अंदर समावयवता। एल्कीनों के अंदर समावयवता चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब
ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कभी क्वेश्चन आया भी बहुत कम क्वेश्चन है। 2012-13 के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इनके अंदर जो समावेता होती है वो एक होती है संरचनात्मक समावेता। क्या होती है? संरचनात्मक समावेता प्रदर्शित करते हैं। और इसके साथ में जो एल्कीन श्रेणी के सदस्य होते हैं वो ज्यामितीय समावेता भी दर्शाते हैं। संरचनात्मक समावेता भी दर्शाएंगे और ज्यामितीय समावेता भी बताते हैं। ज्यामितीय समावेता भी दर्शाते हैं। कौन? एल्कीन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं वो ज्यामितीय समावेता भी दर्शाते हैं। आगे बात करते हैं समावेता के बाद में। अब ज्यामितीय समावेता और संरचनात्मक समावेता। संरचनात्मक समावेता के अंदर क्या होता है? संरचनात्मक समावेता के अंदर जो आज इनके उच्च श्रेणी के सदस्य होते हैं वो संरचनात्मक समावेता दर्शाते हैं। जैसे किताब के अंदर जो आपके एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि संरचनात्मक समावेता के अंदर संरचना तो क्या रहेगी, मतलब जो अणु आपको दिया है उनका जो अणुसूत्र है वो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन उनकी संरचना आगे पीछे हो जाती है। डबल बॉन्ड की स्थिति चेंज हो जाती है। उसके अंदर अगर कोई प्रतिस्थापी बन सकता है तो उसकी स्थिति चेंज करके उसकी संरचना बताई जाती है। संरचना चेंज हो जाती है, अणुसूत्र वही रहते हैं, वो संरचनात्मक समावेता। जैसे बुक के अंदर आपके दिया हुआ होगा C4H8। C4H8 जो बनता है उसको क्या कहते हैं? आप C4H8 को कहते हैं ब्यूट-ट्विन। ब्यूटीन कह सकते हो, ब्यूट-1इन भी कह सकते हो, ब्यूट-ट्विन भी कह सकते हो, क्योंकि ये इसके समावी बनेंगे। अणुसूत्र तो सेम रहेगा लेकिन संरचना क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। C4H10। तो आप 4 कार्बन बना दो, 1 2 3 और ये 4 कार्बन के अंदर आपको अणुसूत्र सेम रखना है और जितनी भी आप संरचनाएं बना सकते हो वो इसके समावी कहलाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, दूसरी संरचना 4 कार्बन आप और बना दो, 1 2 3 और 4। मैंने डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया। तीसरी संरचना कौन सी बनेगी उसको बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को देखो। इसकी संयोजकता को पूरा कर लो आप, ज़्यादा हो जाएगी। 2 ये हो गई, इसकी कितनी होगी? 1 तो एकल बॉन्ड रहेगा, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई और 3 ये हो गई। ये क्या बना? यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दो, यहाँ भी आप हाइड्रोजन को जोड़ दो, यहाँ भी आप हाइड्रोजन को जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब कितने हुए? 3 2 5 2 7 2 9 कैसे हो गए? कहाँ गड़बड़ हो रही है? 2 2 4 3 2 5 5 2 7 गड़बड़ कहाँ हो रही है? चलो ये 2 3 4 5, हाँ यहाँ से हटा दो इसको, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अब सही है। 3 2 5 5 1 6 6 और 2 8। इसको कहते हैं ब्यूट-1इन। ठीक है, सूत्र क्या है? C4H10। दूसरा इसका क्या बनेगा? डबल बॉन्ड मैंने यहाँ चेंज कर दिया, इनके बिन पे सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ इसकी संयोजकता 4, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके? यहाँ पे आपके कितने आ जाएंगे? 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएंगे। इसमें देखो 3 इधर 3 इधर, 6 और 2 ये 8 हो जाएंगे। C4H10 इसका भी है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट-ट्विन हो जाएगा। क्या हुआ? अणुसूत्र सेम हो गया लेकिन नाम और संरचना बदल गए हैं। नाम और संरचना बदल गए हैं, इसलिए ये दोनों आपस में कैसे हैं? संरचनात्मक समावी है। अब तीसरा इसका आप अगर बना सको तो तीसरा कैसे बन सकता है? देखो इधर ही कर लो। ये इसका 1 हो गया, ये इसका 2 हो गया और ये इसका 3 हो गया। इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, 4 कार्बन बनाने चाहिए। हाँ, ये फार्मूला तो यही रहना चाहिए कि C4H8 होना चाहिए। फिर देखो मैं 3 कार्बन बनाता हूँ, 1 2 और 3। इसके अंदर मैं डबल बॉन्ड यहाँ बना लेता हूँ। इसके अंदर ये हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, 3 और 1 ये 4 हो गया। इसकी 3 बना दो, 1 2 और 3 बना दो। फिर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पर जो अपन कह सकते हैं जैसे 4 कार्बन थे ना, तो उसमें से एक यहाँ से प्रतिस्थापी हटा के और यहाँ क्या जोड़ दिया? CH3 जोड़ दिया। तो ये बन जाएगा, देखो 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे और इसका आपका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2-मेथिल प्रोप-1इन। 2-मेथिल प्रोप-1इन। ये 3 समावी हो गए किसके? C4H10।
ब्यूटीन के 3 ब्यूटीन कह सकते हैं। अब ब्यूटीन के कितने समूह हो गए? 3 हो गए, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, 2 मेथिल प्रॉप 1 इन, ये वाले इसके 3 समूह होंगे। अगला देखते हैं, आपकी बुक के अंदर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें आप बता सकते हो। अब यहाँ से सवाल कैसे बनेगा कि निम्नलिखित, अगर बनता है क्वेश्चन, अगर ढंग का क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है या कौन सा यौगिक है जो C4H10 में या उसका समावी नहीं है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर अपन बात करते हैं अगला आपकी बुक के अंदर और दिया हुआ है, इसको भी अगर अपन अगर ढंग से देखते हैं तो आप देख सकते हो कि बुक के अंदर आपकी लिखा हुआ है कि C5H10 के समावी, संरचनात्मक समावी क्या है? संरचनात्मक समावियों की संख्या बताइए। ठीक है, किसकी बतानी है? C5H10 के बतानी है। तो 5 कार्बन तो आप बता दो, ये पहला है, 5 कार्बन बना दो पहले, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन आपने बता दिए। 5 कार्बन के बाद में एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दो। दूसरी संरचना आप बनाओ, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। दूसरा डबल बॉन्ड आप यहाँ बना दो, बाकी इनके बीच में सिंगल बॉन्ड सारे बना दो, ये सारे सिंगल बॉन्ड बन गए। तीसरा आपको क्या करना है? तीसरा आप फिर अपन आगे चेंज करते हैं, इन दोनों को देखते हैं। 2 होने के बाद में यहाँ पर क्या बनाना है? 2 हाइड्रोजन, 2 है और 2 और बना दो। एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो। यहाँ पे क्या जोड़ना है? एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो जाएगी इस कार्बन के बाद में। सूत्र क्या बना? 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। इसका फार्मूला क्या बना? इसका फार्मूला बना C5H10। नाम क्या होगा? नाम इसका हो जाएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 और 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन या पेंट 1 इन। IUPAC आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें नाम यही किया जाता है, पेंट 1 इन हो जाएगा। इसमें आप करो, यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ दो इसके साथ में। यहाँ कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं आपको? 2, 1 जोड़ना है। यहाँ कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। यहाँ कितने जोड़ने हैं? 2 जोड़ने हैं। यहाँ कितने जोड़ने हैं? 3 जोड़ने हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन हो गए तो 5 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन में कितने? पेंट 2 इन हो जाएगा। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर? दूसरे कार्बन पर। यहाँ डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर? 2 इन हो जाएगा, पेंट 2 इन हो जाएगा। ये 2 समावी हो गए किसके? C5H10 के 2 समावी हो गए। अब तीसरा समावी क्या हो सकता है कि आप इसके अंदर एक प्रतिस्थापी बना के देखिए। जो आपके 5 कार्बन हैं उसको 4 कार्बन में, ये वाला ऐसे करो ना, ये वाला CH3 है वो सीधा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे लाके जोड़ दो। तीसरा कैसे बन सकता है? 4 कार्बन बनाओ, 1 ये 2 ये 3 ये 4 कार्बन बन गए। डबल बॉन्ड मैं बना देता हूँ यहाँ, और उसी डबल बॉन्ड कार्बन वाले के पास यहाँ से मान लो CH3 हटा के यहाँ डाल दिया, और यहाँ क्या बना? ये 3 कार्बन हो जाएगा। H3 हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाएंगे। ये 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। यहाँ कितने? 2 3 4 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? H, और यहाँ पर वापस आपके कितने हो जाएंगे? 3 हाइड्रोजन, 3 1 4 4 और 3 7, 7 और 3 10 हो जाएंगे। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा आपके? इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल। देखो 1 2, दूसरे का 1 2 3 4 कार्बन है तो इसमें हो जाएगा 2 मेथिल। फिर 4 कार्बन कितने? 4, तो इसको ब्यूट लिख दो। और कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है? दूसरे कार्बन पर है, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। ये इसका तीसरा संरचनात्मक समावी हो जाएगा। अगली बात करते हैं चौथा अगर कैसे बन सकता है। तो 4 कार्बन तो आपको बनाना ही है, 1 2 3 ये 4 डबल बॉन्ड मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर जहाँ आपने डबल बॉन्ड बनाया है उसके आप विपरीत साइड जोड़ के देखिए। मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, CH3 जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या जोड़ूंगा? 3 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। यहाँ कितने हो गए? 3 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या जोड़ दोगे? एक हाइड्रोजन को जोड़ दो। यहाँ क्या हो जाएगा? कितनी हो रखी है इस कार्बन की? इस कार्बन की होगी 2, 1 ही जोड़ो। ये हाइड्रोजन और इस कार्बन पे कितनी जोड़नी है? 2। क्या हो जाएगा? 3 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 हो जाएगा। नाम इसका क्या होगा? नाम इसका इधर से हो जाएगा 1 2, ये 1 ये 2 ये 3 का आ जाओ 3 मेथिल। ये 3 मेथिल आ जाएगा, 3 मेथिल। फिर कार्बन कितने? 4 को बोल दो ब्यूट। कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड? पहले कार्बन पर हो जाएगा। तो 3 मेथिल
ब्यूट 1 इन आ जाएगा, वो इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नामकरण हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अब देखो यहाँ आपने अगर यहाँ लगाया है ना, इसको यहाँ लगा के देख लो, बिल्कुल अपन इसका 5वां बन जाएगा। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के, क्या जो यहाँ CH था ना, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ ले जाओ, तो यहाँ क्या जोड़ दो, CH3 जोड़ दो। यहाँ क्या जुड़ा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। फिर किस कार्बन पे, 2 मैथिल, दूसरे कार्बन पे एक मैथिल समूह है, ये दूसरा कार्बन और इसके ऊपर एक मैथिल समूह। फिर पहले कार्बन पर क्या है, 1 ब्यूट, इसको 1 हटा दो, पहले आ जाएगा ब्यूट, और कौन से कार्बन पर, 1 इन आ जाएगा, ये 1 इन आ जाएगा। तो ये 5 समावी हैं जो किसके हैं, C5H10। आपको इस पूरे सूत्र के अंदर पूरे जितने भी समावी बने हैं उनके अणुसूत्र समान रहेंगे, लेकिन उनके नाम और संरचना क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावी कहते हैं इनको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो कभी पूछा नहीं है। ये संरचनात्मक समाव्या आपके हो जाएगी। उसके बाद में अगला टॉपिक जो दूसरी समाव्यता आती है वो आती है ज्यामितीय समाव्यता। क्या आती है, ज्यामितीय समाव्यता। ज्यामितीय समाव्यता में देखो एक इंपॉर्टेंट करके पूछी जाती है सिज और ट्रांस वाली। सिज या फिर ट्रांस वाली हर बार पूछी जा सकती है। यहाँ से क्वेश्चन समपक्ष और विपक्ष समावी जिसको अपन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ज्यामितीय समाव्यता क्यों प्रदर्शित करते हैं, कौन एल्कीन श्रेणी के सदस्य होते हैं वो ज्यामितीय समाव्यता क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब डबल बॉन्ड के कारण इसमें क्या नहीं होता है, मुक्त घूर्णन नहीं होता है, फ्री रोटेशन नहीं होता है, मुक्त घूर्णन नहीं होता है, जिसकी वजह से जिसको अपन कह सकते हैं कि प्रतिबंधित घूर्णन होता है। अच्छा, जो रोटेशन होता है वो प्रतिबंधित होता है, वहाँ पर घूर्णन नहीं होने के कारण ये क्या करते हैं, ज्यामितीय समाव्यता प्रदर्शित करते हैं। अब ज्यामितीय प्रभाव समाव्यता के अंदर एक आता है सिज और एक आता है ट्रांस। सिज के अंदर क्या होता है, जिसको कहते हैं समपक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको अपन कह सकते समपक्ष कहते हैं, और दूसरा जो आता है अपन उसको क्या कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। समपक्ष के अंदर कह सकते हैं दो एक जैसे समूह, दो एक जैसे समूह क्या आए, एक तरफ आए, एक तरफ आए, ये अपन अपनी भाषा में कह सकते हैं। और दो एक जैसे समूह, दो एक जैसे समूह विपरीत दिशा में आ जाए, कैसे आएंगे उसको भी अपन देखते हैं, उदाहरण के सामने देखेंगे। समपक्ष होता है जिसमें दो एक जैसे समूह एक ही दिशा के अंदर आ जाए, एक ही दिशा के अंदर आ जाए, तो फिर जैसे फिर एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि समपक्ष और विपक्ष कैसे हो सकता है। जैसे आप मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि इस ज्यामितीय समाव्यता को आपको समझाना है, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ब्यूट ट्विन, मतलब 4 कार्बन और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ब्यूट ट्विन आना चाहिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये CH3 CH, ये H, ये H, और ये भी आपका क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ये ब्यूट ट्विन है, ठीक है, ये आपका ब्यूट ट्विन है। इसका समपक्ष समावी कैसे बनेगा और विपक्ष कैसे बनेगा, सिज बनेगा जिसमें कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे रहेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, दो एक जैसे समूह, ये CH3, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ, देखो एक CH3 और एक हाइड्रोजन है, ये CH3 और एक हाइड्रोजन है, इधर क्या है, ये भी CH3 है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है, दोनों एक जैसे समूह, यहाँ मैथिल समूह, ये मैथिल समूह, दोनों ऊपर की ओर है, एक ही दिशा में है, इसलिए ये इसका कौन सा समावी होगा, सिज समावी होगा, समपक्ष होगा, जिसका क्वथनांक जो होता है, यहाँ इसका क्वथनांक पूछा गया है, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि इसका जो क्वथनांक होता है वो 277 केल्विन होता है। दूसरा विपक्ष कैसे बनेगा, ये 2 कार्बन हो गए जिनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये सेम स्थिति हो गई, यहाँ पर एक मान लो ये CH3 है तो यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, तो दूसरा यहाँ पर CH3 है तो यहाँ भी क्या आएगा, ये CH3 आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा। अब दोनों एक जैसे समूह एक ही दिशा में, देखो इधर मैथिल है तो इधर क्या है, हाइड्रोजन है, इसलिए ये जो होता है वो क्या होता है, ट्रांस होता है। ये जो समावी होता है वो विपक्ष समावी कहलाता है, और इसका जो क्वथनांक होता है, इसका जो क्वथनांक होता है, इसका जो क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जिसको, इसका जो क्वथनांक होता है वो 274 केल्विन होता है। अब आपके यहाँ से आप दिमाग लगा के देखिए कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, अपन ने भौतिक गुणों में देखा था, तो एल्कीनों के अंदर एल्कीनों का जो समपक्ष रूप है, जो सिज रूप है, उसका क्वथनांक ट्रांस रूप से क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ आया नहीं आया, सिज रूप का जो क्वथनांक होता है वो विपक्ष
ट्रांस रूप से क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ध्यान रखनी है। इसके अंदर मैंने समावता, संरचनात्मक समावता और ज्यामितीय समावता आपको समझाने की कोशिश की है। फिर उसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से अगर अपन बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड के अंदर 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट एक एक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एल्कीन बनाने की विधियाँ। टॉपिक है एल्कीन बनाने की विधियाँ। टॉपिक का नाम आपके है एल्कीन बनाने की विधियाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें अपन बात करेंगे एल्कीन बनाने की विधियाँ और 100% सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप लिख के दिख लेना। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा सेकंड ग्रेड के अंदर, तो आप देख के मान के चलना कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर दे के जाएगा, 2 से 4 नंबर ये दे जा सकता है। एल्कीन आपको 2 से लेकर 4 नंबर तक दे जा सकता है। अब बना कैसे सकते हैं, आपको एल्कीन का निर्माण करना है। आप पहली जो अभिक्रिया है आपकी किताब के अंदर भी दे रखी होगी, आप देख लेना। एनसीईआरटी को मैं तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ, चाहे टेस्ट हो चाहे मैंने पढ़ा हो। बस बना सकते हैं। पहला है एल्काइनों से बना सकते हैं। किससे बना सकते हो आप? एल्काइनों से बना सकते हो। एल्काइनों का क्या करवाना है? अपचयन करवाना है। क्या करवाना है? अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब क्या होता है? एल्काइनों के अपचयन का मतलब होता है उसके ऊपर हाइड्रोजन का योग करवाना होता है। हाइड्रोजन का योग करना ही तो होता है अपचयन। हाइड्रोजन का योग करवाना है। अब हाइड्रोजन का योग करवाते कैसे हैं? किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं। मतलब एल्काइनों का जो हाइड्रोजन करते हैं वो पैलेडी करते। यहाँ आपकी बुक के अंदर लिखा होगा जो पैलेडियम चारकोल PD+ कार्बन, जिसको कहते हैं लिंडलार उत्प्रेरक। किसकी? यहाँ आपके एक एनसीईआरटी के अंदर अच्छा वर्ड लिखा है, पैलेडीकृत चारकोल की उपस्थिति में करवाया जाता है। अब पैलेडीकृत चारकोल का मतलब होता है PD और उसके साथ में कार्बन, पैलेडियम और कार्बन, इसको कहते हैं लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है। ये अभिक्रिया किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है? ये इंपॉर्टेंट है कि ये लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। एल्काइन के ऊपर हाइड्रोजन का योग करवाया जाता है। देखो एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक प्रकार की एल्काइन है जिसको एथाइन कहते हैं। इसके ऊपर आप हाइड्रोजन का योग कर दो। किसकी उपस्थिति में? PD और कार्बन की उपस्थिति में। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, ये बन जाएगा CH2। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड, ये भी हो जाएगा CH2। तो ये वाली जो अभिक्रिया होती है एल्काइनों का अपचयन। अब एल्काइनों का अपचयन, इसकी लैंग्वेज समझो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जब एल्काइनों का अपचयन किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है? पैलेडीकृत चारकोल या फिर लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। और ये एल्कीन आपकी कौन सी है? एथीन होती है। आप कोई भी प्रकार का एल्काइन ले सकते हो, जैसे मैंने 2 कार्बन का लिया था, आप 3 कार्बन का ले सकते हो। इसके ऊपर आप हाइड्रोजन का योग करवा दो, PD और इसके ऊपर कार्बन, ये वाला योग करवा दो। 2 हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेगी? जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ जोड़नी है। एक यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो, ये बन जाएगा CH3। यहाँ कार्बन एक था, एक हाइड्रोजन आया CH, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन था, यहाँ 2 हो गया। इसको कहते हैं prop1 आइन। prop1 आइन नहीं, ईन हो जाएगा। prop1 ईन हो जाएगा। prop1 क्या है? एक प्रकार की क्या है आपके एल्कीन होती है। अब यहाँ पर जो एल्कीन हो सकती है अब यहाँ पर जो आपकी एल्कीन होती है अलग अलग प्रकार से भी बनती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। 100% जनरल एजुकेशन के अंदर हमारे एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से जनरल एजुकेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन क्या पूछा था उसको आप देखिए। क्वेश्चन पूछा था अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक के रूप में करवाई जाती है। देखो यहाँ अगर कोई आपके एल्कीन है, मान लो किसी एल्कीन की अभिक्रिया आपकी करवाई जाती है। जैसे मैं यहाँ पर 1 मिनट इसको देखते हैं। जैसे दूसरा देखो, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझना किस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। अलग अलग उत्प्रेरक, 2 उत्प्रेरक अलग अलग लिए जाते हैं। और ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा था। मैं आपको क्वेश्चन भी टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। वैसे टेस्ट के अंदर अपने डाला हुआ ही है। दोनों अलग तरह से घुमा के भी दिया जा सकता है। किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है उसको आप देखो। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा C2H5, या फिर इधर इसको ही क्या ले लेते हैं अपन ले लेते हैं इसको CH3। ठीक है, ये आपका एल्काइन है, ये आपका एल्काइन श्रेणी का सदस्य है और इसके ऊपर आपको किसका योग करवाना है, हाइड्रोजन का योग करवाना है। किसकी उपस्थिति में, PD और C, इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब देखो किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है वो भी देख लो आप। यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो यहाँ से दो प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है। दो प्रकार की अभिक्रिया कैसे हो सकती है उसको समझो। यहाँ पर अगर उत्प्रेरक के रूप में PD और P, मतलब यहाँ आप कह सकते हैं कि अगर लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अगर लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट बनेगा, जो आपके प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा क्या बनेगा, सिज एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, समपक्ष एल्कीन बनती है। और कैसे बनती है उसको देखो, ये कार्बन और ये इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप हाइड्रोजन का योग करवाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी, फिर क्या बनेगा, जो आपका बनता है वो लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो बनेगा, कैसे बनेगा, इधर आ जाएगा एक CH3, इधर आ जाएगा एक CH3, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये क्या बनेगा, सिज बनेगा। अगर इसकी उपस्थिति में करवा रहे हो, लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करवा रहे हो तो हमेशा क्या बनती है, समपक्ष एल्कीन बनती है। क्या बनती है, समपक्ष एल्कीन बनती है। क्या बनती है, समपक्ष एल्कीन बनती है। और यही अभिक्रिया अगर सोडियम धातु और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में करवाई जाती है, द्रव अमोनिया की उपस्थिति में करवाई जाती है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और ये जो आपका होता है, इधर क्या जुड़ जाएगा CH3, इधर क्या जुड़ जाएगा CH3, इधर क्या जुड़ जाएगा H, मतलब दोनों एक जैसे समूह विपरीत दिशा में हो जाएंगे और इस स्थिति को क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। ठीक है, ट्रांस कहते हैं या फिर विपक्ष कहते हैं। तो क्या होता है जब अभिक्रिया, जब एल्काइनों की अभिक्रिया इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है, क्या बनता है, समपक्ष एल्कीन, सिज एल्कीन बनती है। और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में करवाई जाती है तब ट्रांस एल्कीन बनती है, विपक्ष एल्कीन बनती है। ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे ही पूछा था, सेकंड ग्रेड के अंदर कैसे पूछा था मैं बताऊं कि यहाँ पर आपके मान लो कोई एल्काइन श्रेणी का सदस्य दिया था, उसके ऊपर हाइड्रोजन का योग करवाया था, फिर ये अभिक्रिया हुई थी, फिर यहाँ उत्प्रेरक दिया था, क्या दिया था, ऐसा ही पूछा था। ये सेम कोई एल्केन श्रेणी का सदस्य होता है, हाइड्रोजन का योग करवाया गया, यहाँ पर लिखा था PD+C और यहाँ पर लिखा था सोडियम और द्रव अमोनिया। ठीक है, फिर ऑप्शन में नीचे दिए थे समपक्ष विपक्ष एल्कीन, ये समपक्ष विपक्ष एल्कीन, मतलब A क्या बनेगा, यहाँ A दिया था, यहाँ B दिया था, फिर ऑप्शन में दिया समपक्ष विपक्ष एल्कीन, विपक्ष समपक्ष एल्कीन, फिर दोनों, फिर इनमें से एक दे दिया था। तो यहाँ पर अगर इसकी उपस्थिति में करवाई जाती है तो सिज एल्कीन बनती है, इसकी उपस्थिति में करवाई जाती है तो ट्रांस एल्कीन बनती है। अब आपको किस तरह से क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, इसको आप समझिए, आपके क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने ये एल्काइन दे दिया कोई भी, उसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन का योग करवा दिया, फिर यहाँ पे क्या दे दिया, उत्प्रेरक दे दिया। यहाँ पर मैंने पूछ लिया, यहाँ पे मैंने क्या पूछा कि यहाँ पर ये उत्प्रेरक दिया है, यहाँ पे मैंने A दे दिया, यहाँ पे मैंने B दे दिया, यहाँ C दे दिया, यहाँ D दे दिया। आपको पूछ लिया कि यहाँ A क्या होगा, आपको पूछ लिया कि यहाँ पे B क्या होगा, आपको पूछ लिया कि यहाँ पे C क्या होगा, D क्या होगा। इसका मतलब समझो आप कि आपको या मान लो ये E दे दिया और ये F दे दिया। अब ये सारी चीज़ें A B C D E F ये आपको पता होनी चाहिए। ये पता होनी चाहिए कि जब एल्काइनों का योग, एल्काइनों पर हाइड्रोजन का योग या एल्काइनों का जो अपचयन किया जाता है, एल्काइनों का क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है, वो अगर यहाँ पर देखो A पूछ लिया तो आपको आना चाहिए, ऑप्शन के अंदर होगा PD+C, लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो फिर C पता होना चाहिए कि क्या बनती है। यहाँ पर जो बनती है वो आपके बनती है सिज एल्कीन बनती है, समपक्ष एल्कीन बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यही अभिक्रिया यहाँ B पूछ लिया तो आपको लिखना पड़ेगा कि ऑप्शन के अंदर आएगा कि यहाँ पर B क्या है, द्रव सोडियम धातु और द्रव अमोनिया होता है, द्रव अमोनिया होती है, उसकी उपस्थिति में करवाई जाती है, तो वहाँ आपके बनेगी क्या, ट्रांस एल्कीन बनती है। क्या बनती है, ट्रांस एल्कीन बनती है, ये भी पता होना चाहिए। या आपके ये दे दिया, ये दे दिया, यहाँ देके यहाँ ये पूछ लिया कि ये क्या होगा, तो यहाँ पर ये क्या होता है, एल्काइन श्रेणी का सदस्य होता है।
इतना अगर आपको समझ में आ गया, मैंने टेस्ट के अंदर क्वेश्चन भी दिए है कि जब क्या होता है, किस किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्काइनों का अपचयन करवाया जाता है तब सिज एल्किन प्राप्त होती है। तो ये लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाओगे तब सिज होगी, और ये द्रव अमोनिया और सोडियम धातु की उपस्थिति में आप करवाओगे तब ट्रांस एल्किन प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, 100% किसी न किसी आरपीएससी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए आप इसको अच्छा करो। अच्छा करने के लिए अगर समझ में नहीं आया है तो मेरे को पर्सनली आप कॉल करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आना ज़रूरी है, किसी को परेशान कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं परेशान होता हूँ तो हो जाऊँगा, लेकिन आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। समझ में नहीं आया तो सीधी बात है, क्वेश्चन गलत करके आओगे। और 100% कह रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम के आरपीएससी में पूछा जाता है, और हो सके पूरी उम्मीद है कि अब सेकंड ग्रेड के अंदर अगर आता है तो यहाँ से ये ना पूछ के, ये पिछली बार पूछ लिया है, अब उत्प्रेरक पूछा जाएगा। ध्यान रखना, उत्प्रेरक दोनों याद रखना। अगर ये लेते हो तो सिज बनेगा, ये लेता हो तो ट्रांस बनेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आगे के जो वीडियो है मैं एप्लीकेशन के अंदर डालने की कोशिश करूँगा। आज छोटा सा एक कोर्स लॉन्च कर देंगे जिसमें बिल्कुल कम प्राइस के अंदर पूरी जिम्मेदारी के साथ में, देखो मैं कुछ बातें यहाँ लिखना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपके कोर्स की मैं फ़ीस रखूँगा, मैं लगभग 251 रुपये रखूँगा। ठीक है, 251 रुपये के अंदर मैं चाहूँगा, अब इस 251 के रुपये के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो देखिए। इस 251 रुपये के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4-5 टॉपिक आते हैं, जिसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो मैं लिख के आपको शेयर कर दूँगा। इनका क्या करवाया जाएगा, इनके वीडियो डाले जाएंगे, इनके पूरे वीडियो मिलेंगे, पूरे नोट्स आपको तैयार करवाए जाएंगे बिल्कुल शॉर्ट में, और 100% पूरी गारंटी लूँगी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में जो PYQ बुक के अंदर है, जो आपकी PYQ बुक है उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका क्या करवाऊँगा, सॉल्यूशन करवाऊँगा आपको। इसी एप्लीकेशन के अंदर उनका सॉल्यूशन करवा दूँगा। फिर अपनी जो टेस्ट सीरीज चली थी पिछली और ये वाली जो टेस्ट सीरीज चली थी उसके जो क्वेश्चन है उनका क्या करवाऊँगा, सॉल्यूशन करवाऊँगा। वैसे टेस्ट सीरीज मेरा पैनल लगती है, मैं सॉल्यूशन उनका भी शुरू कर दूँगा, तो ये आपको सॉल्यूशन करवाऊँगा। इसके मैं मान के चलता हूँ कि लगभग आपके कितने वीडियो, लगभग 40 वीडियो के अंदर मैं इसको कन्फर्म कर दूँगा। और एक वीडियो कितने मिनट की, 40 से 45 मिनट की एक वीडियो होगी, 40 वीडियो के अंदर मैं इसको कन्फर्म कर दूँगा, पूरा हटा दूँगा। यहाँ PYQ बुक के अंदर मैं मैराथन लगाने की कोशिश करूँगा। ऐप के अंदर ही लगभग 1 से लेकर 2 घंटे की क्लास आएगी, जिसमें आपको उस पूरे जितने भी क्वेश्चन, मैं मान लो 50 क्वेश्चन लेता हूँ तो पूरा इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। यहाँ भी आपको ये पूरा मतलब अंडर 100 वीडियो के अंदर आपको PYQ क्वेश्चन, और यहाँ पे ये 251 में आपको 15 क्वेश्चन मान लो पूछे जाते हैं, 14-15 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक के, और 15 में से 15 की गारंटी देता हूँ कि आपको मिलेंगे। क्योंकि उसी तरह से मैंने सब कुछ एक प्लान से सेट कर रखा है कि इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, और मैक्सिमम जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा कर लिया तो उसका स्कोर भी कितना हो जाएगा, 30+ हो जाएगा, 30 से 35 के बीच में उसका स्कोर रहेगा। यहाँ अगर किसी ने 15 क्वेश्चन कर लिए, और मैं पूरी तरह से गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो इस वीडियो में और इस PYQ बुक के क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूँगा, ये मेरी गारंटी है। पढ़ना आपको है, लेकिन कुछ, अब मैंने उस दिन एक मैसेज डाला, फिर मैसेज को डिलीट कर दिया। कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट आते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप तो अपने स्वार्थ के लिए पैसे कमाने में लगे हो। मेरा स्वार्थ है, मुझे टाइम है ही नहीं इतना। स्कूल से जितने टाइम मिलने के बाद में जितना भी मैं मैनेज कर पाता हूँ, उसके लिए मैं गॉड को थैंक यू बोलता हूँ कि मैं आपको टाइम दे पाता हूँ। बाकी इतना मेरे पास टाइम है ही नहीं, और ना मुझे आपसे 251 रुपये लेके, और ना मुझे अमीर बनना है, ना मुझे कुछ करना है। आप ये है कि मैं यूट्यूब पे भी करवा सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मेरी खुद की कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, क्योंकि कभी मान लो कहीं कहीं काम हो गया तो मैं उधर जा सकता हूँ, वापस तंग होने के बाद में वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अब पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, अब पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपको ये शॉर्ट कोर्स पूरे 1 महीने 1.5 महीने के अंदर पूरा करवा दूंगा। सॉल्यूशन तो बाद में चलता रहेगा, जैसे जैसे होगा चलता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन 1-2 वीडियो बना। अब गर्मियों की छुट्टियां आ जाएगी तब उसके अंदर मैं लग जाऊंगा बिल्कुल पीछे से। मतलब आपके, अगर आप पढ़ने के इंटरेस्टेड हो तो इस कोर्स को ज़रूर परचेज़ करें। मैं आज लिंक भी डाल दूँगा उसका, और आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा रहने वाली है। आज के इस वीडियो में इतना ही।
आगे की वीडियो कंटिन्यू जो वीडियो है वो आपको कहाँ मिलेंगे, एप्लीकेशन के अंदर। मैं कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं देखो अब सोचते हैं क्योंकि कंटिन्यू नहीं कर पाते तब दिक्कत आती है, और दिक्कत बाद में मैसेज मिलते हैं कि आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो। देखते हैं, आज लगभग डाल देंगे, नहीं डाला तो फिर यूट्यूब पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरा जब मुझे कोई नेगेटिव कमेंट मिलता है ना तो बिल्कुल दिमाग आउट हो जाता है, फिर वहाँ काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अपन इतना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसे कोई कमेंट आते हैं ना कि आप अपने स्वार्थ के लिए करते हो, तो फिर वो बात बिल्कुल ऐसी लगती है कि अपना कुछ स्वार्थ है ही नहीं और फिर अपन सुन रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए देखेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा लॉन्च करने की, नहीं होता है तो फिर मैं यूट्यूब पे करवाऊँगा। ओके, धन्यवाद।